परिवहन, संचार और विदेशी व्यापार। जी हाँ, यही वह अध्याय है जिसे आज हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान विषय के अंतर्गत पढ़ने जा रहे हैं। इसके पहले हमने भूगोल विषय के अंतर्गत 3 अध्यायों को पूर्ण कर चुका है और आज यह है भूगोल का चौथा अध्याय। टॉपिक बता चुका हूँ मैं, परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार। इसके अंतर्गत आज हम जानेंगे परिवहन शब्द का अर्थ, परिवहन का महत्व और आशय के साथ साथ हम परिवहन के विभिन्न प्रकारों को एक चार्ट के माध्यम से समझेंगे और आज के इस वीडियो में महत्वपूर्ण रूप से मुख्य टॉपिक है सड़क परिवहन, जिसे हम पढ़ेंगे। तो चलिए हम आरंभ करें। उसके पहले आपको परिचय की ज़रूरत नहीं है, फिर भी जो नए विद्यार्थी या नए दर्शक इस चैनल से जुड़े हैं उनके लिए मैं बता दूं कि मैं मनीष शंकर तिवारी और आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं एज यूजुअल ई क्लासेस बाय मनीष सर। चलिए अब हम आरंभ करते हैं। कक्षा 10 भूगोल और अध्याय है चौथा और इस चौथे अध्याय के अंतर्गत शीर्षक है परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार। आज का हमारा टॉपिक है परिवहन का महत्व एवं आशय और मुख्य शीर्षक सड़क परिवहन। परिवहन शब्द जो है, जैसा कि आपको स्क्रीन पर ये दिखाई दे रहा है, ये परिवहन शब्द, परिवहन, यह शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन वहन। परि का अर्थ होता है चारों ओर और वहन का अर्थ होता है ले जाना। अर्थात परिवहन का आशय सामान, यात्रियों आदि को किसी भी माध्यम द्वारा एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाने एवं लेकर आने की प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। तो जैसा कि मैंने बताया कि परिवहन 2 शब्दों से मिलकर बना है, परि धन वहन, जिसमें परि का अर्थ होता है चारों ओर जबकि वहन का अर्थ होता है ले जाना। मतलब ऐसा माध्यम जिसके द्वारा चारों ओर, चारों दिशाओं में कहीं पर भी ले जाया जा सके और वहाँ से वापस आ सके। किसको ले जाना? मतलब सामान को भी ले जाया लाया जा सकता है और यात्रियों को भी किसी माध्यम से एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाना और ले जाने का कार्य किया जा सकता है। तो यदि आपसे पूछते हैं कोई कि परिवहन शब्द को स्पष्ट कीजिए, तो परिवहन शब्द 2 शब्दों से मिलकर बना है। पहला है परि, दूसरा है वहन। परि का अर्थ होता है चारों ओर, वहन का अर्थ होता है ले जाना। अर्थात किसी माध्यम के द्वारा यात्रियों या सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान तक लाने और ले जाने की प्रक्रिया कराई जाती है, तो इस प्रक्रिया को परिवहन कहते हैं। परिवहन का महत्व एवं उपयोगिता पर जब हम प्रकाश डालते हैं तो हम देखते हैं कि आधुनिक औद्योगिक समाज के लिए परिवहन व संचार के साधन आवश्यकता बन गए हैं। ज्यों-ज्यों मानव सभ्यता की ओर अग्रसर होता गया, परिवहन का इतिहास मानव सभ्यता का इतिहास बनता गया। परिवहन के साधन मानव की सभ्यता की प्रगति के पथ प्रदर्शक बन गए हैं। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर देखा कि औद्योगिक समाज के लिए परिवहन और संचार के साधन आवश्यकता बन गए हैं। कैसे आवश्यकता बन गए हैं? अब आप लोग सोचिए इस बात को कि आधुनिक जो औद्योगिक समाज है, जिसमें आपको चाहे कोई सामग्री बुलवाना हो, जैसे आज के समय में यदि मुझे लंदन से कोई चीज़ बुलानी है और वो मेरे बाज़ार में उपलब्ध नहीं है, लोकल बाज़ार में, तो मैं क्या करता हूँ? मैं ऑनलाइन ऑर्डर देता हूँ। ऑनलाइन ऑर्डर वाला कुरियर से किसी भी व्यवस्था से, चाहे एयर कुरियर बनाए, चाहे वो हवाई जहाज़ से बुलवाए, चाहे वो जल जहाज़ से बुलवाए, एक निर्धारित समयावधि में वह सामग्री वह मुझ तक पहुँचा देगा। मतलब आज के युग में आधुनिक औद्योगिक समाज में, हमारा समाज औद्योगिक समाज एक तरह से, क्योंकि हम किसी भी चीज़ को पाने के लिए इच्छा रखते हैं और ना केवल इच्छा रखते हैं बल्कि हम ये चाहते हैं कि वह मिनटों में ना आ पाए तो कम से कम 1 हफ्ते के अंदर वह चीज़ हमारे हाथ में हो। ये हम चाहते नहीं चाहते। तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण भूमिका संचार के साधनों की और परिवहन के साधनों की होती है। हमने संचार के साधन मोबाइल का उपयोग करके मोबाइल में देखा कि एक बहुत अच्छी घड़ी या एक बहुत अच्छा मोबाइल हैंडसेट लॉन्च हुआ है, लेकिन वह जर्मनी में हुआ है, हिंदुस्तान में नहीं हुआ, और वो हमको चाहिए। तो संचार के साधन का उपयोग करके हमने उस मोबाइल को देखा और उसकी बुकिंग कर दी।
अब परिवहन के साधनों का उपयोग करके वह कंपनी हम तक उस मोबाइल को भेज देगी। ठीक है ना। तो इस तरह से ये चीज़ हमारी समझ में आई। इसके बाद हम देखते हैं कि जैसा कि स्क्रीन पर बताया जा रहा है कि परिवहन के साधनों का विकास ही मानव सभ्यता के विकास का पथ प्रदर्शक है। स्वाभाविक है, मनुष्य पहले पैदल चलता था और किसी नदी में एक बड़े लट्ठे को तैरता हुआ देखकर उसने समझा कि नदी में भी एक नाव तरीके की बनाकर आवागमन किया जा सकता है, और उन्होंने सबसे पहले आवागमन के रूप में पैरों के अलावा इस्तेमाल किया नदी जल मार्ग का। इसके बाद पहिए का आविष्कार हुआ। पहिए के आविष्कार के बाद में जानवरों को पालतू बनाना आरंभ किया। पहिए को और जानवरों को लिंक अप करके, दोनों को ज्वाइंट करके, जोड़ करके एक नई डिवाइस तैयार हो गई, कार्ट, बैलगाड़ी, घोड़ा गाड़ी, तांगा वगैरह, रथ जिसको बोला गया। ठीक है ना। इसके बाद समय बदला, उस रथ में घोड़े को हटा करके वहाँ पर इंजन फिट कर दिया गया, और इस तरह से स्टीम पावर्ड इंजन से शुरुआत हुई। उसके पहले साइकिल आ गई थी पैडल मारते हुए, लेकिन जब इंजन वहाँ पर सेट हो गया तो मानो मनुष्य की विकास को रफ्तार मिल गई हो, उसको पंख लग गए हों, और वह धीरे धीरे करके कार से ट्रेन, ट्रेन से बुलेट ट्रेन, और आज हवाई जहाज़ के सफ़र पर वह पहुंच चुका है। दैट मीन्स इस परिवहन के साधनों के विकास के साथ साथ हमको ये समझ में आ रहा है कि आदिम युग में रहने वाला, नंगे पैर जंगलों में दौड़ने वाला मनुष्य आज हवाई जहाज़ों से यात्राएं कर रहा है। इसीलिए यह कहा गया है कि परिवहन के साधनों का विकास मानव सभ्यता के विकास का पथ प्रदर्शक बन गया। ठीक है ना। चलिए हम समझने की कोशिश करते हैं परिवहन का महत्व और आशय। सड़क, रेल, जलमार्ग, वायुमार्ग एवं इनके साधन मंडी के लिए कृषि उपजें, उद्योगों के लिए कच्चा माल, उपभोक्ताओं के लिए तैयार माल, व्यापारियों के लिए दूरस्थ माल आदि सुलभ कराते हैं। हमारी दैनिक छोटी छोटी आवश्यकताओं की पूर्ति भी इन्हीं साधनों से संभव होती है। सुबह से उठ के हमें मंजन करना है, ब्रश चाहिए, पेस्ट चाहिए, कहाँ से आता है हमारे शहर में? मालवाहक ट्रकों से, मालगाड़ियों के माध्यम से आता है, लगेज के माध्यम से आता है। हमको दवाइयाँ चाहिए, हमारे गांव में कहाँ से मिलती हैं? परिवहन के साधनों से आती हैं। विदेशी टीवी चाहिए घर पर, विदेशी कंप्यूटर चाहिए हमको, कहाँ से आती हैं? बाहर से आ रही हैं सारी चीज़ें। कृषि उपज है, उसको फैक्ट्री तक पहुंचाना है, कैसे पहुंचाएंगे? फैक्ट्री तक भेजने के लिए ट्रक वगैरह की ज़रूरत पड़ेगी, ट्रैक्टर की ज़रूरत पड़ेगी, सड़क मार्ग से जाना पड़ेगा। हमारी उपज को दूरस्थ कहीं 1000 किलोमीटर दूर भेजना है, रेलगाड़ी के माध्यम से भेजा जाएगा। हमारी उपज को विदेशों में निर्यात करना है, हवाई जहाज़ या जल जहाज़ के माध्यम से भेजा जाएगा। तो इस तरह से छोटी से छोटी ज़रूरत से लेकर के बड़ी से बड़ी आवश्यकता की पूर्ति का जो माध्यम है वह है परिवहन का माध्यम, और वह परिवहन के अलग अलग माध्यम है, सड़क, रेल, जल, वायु मार्ग के माध्यम से। परिवहन के साधन भारतीय राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को सुदृढ़ आधार प्रदान करते हुए सद्भाव एवं भाईचारे को जागृत कर देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी करते हैं। आप लोगों ने ट्रेन में सफ़र किया होगा। क्या ट्रेन में सफ़र करते समय कहीं पर भी आपसे पूछा गया कि आप किसी जाति के हो तो आपको ट्रेन में सफ़र करने को नहीं मिलेगा? क्या आपको सीट अलॉट करने के पहले, रिजर्वेशन के पहले ये पूछा गया कि आपको टिकट या सीट इसलिए नहीं दी जाएगी कि आप किसी जाति विशेष, धर्म विशेष या किसी लिंग से को बिलोंग नहीं करते हो? नहीं है। मतलब देश में परिवहन के जो साधन हैं वे केवल राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को ही सुदृढ़ आधार प्रदान नहीं करते। मतलब प्रोडक्शन यूनिट से लेकर के डिमांडिंग यूनिट तक परिवहन के साधन जो है केवल माल सप्लाई का काम नहीं करते, बल्कि वे सद्भाव और भाईचारे को जागृत करते हैं, देश को एकता के सूत्र में बांधने का कार्य भी करते हैं। जब हम ट्रेन में सफ़र करते हैं और आमने सामने की सीट पर बैठे होते हैं तो हम किसी भी पैसेंजर की जाति से प्रभावित नहीं होते, कर्म से प्रभावित नहीं होते, धर्म से प्रभावित नहीं होते। हम ये देखते हैं कि हमारा ये सफ़र है ये अच्छा कटना चाहिए। हमारी जर्नी का जो टाइम है, हम ट्रेन में बैठे हुए हैं, 4 घंटे, 5 घंटे, 8 घंटे, 10 घंटे की जो यात्रा है हमारे सहयात्रियों के साथ अच्छी बीती, और हम उन सहयात्रियों के साथ में अच्छा संवाद करते हैं। कभी कभी तो बड़ी रोचक चर्चाएं होती हैं, कभी कभी बड़ी ज्ञानवर्धक बातें हो जाती हैं, और हम लोगों के संबंध लंबे समय के लिए बन जाते हैं। आजकल तो मोबाइल फ़ोन है,
फट से टाइम नहीं लगता, देरी नहीं लगती, भैया आप हमारा मोबाइल ले लेना, भैया आप हमारा मोबाइल नंबर ले लो। एक दूसरे का नंबर आदान प्रदान किया और इस तरह से सौहार्दपूर्ण वातावरण का निर्माण भी ये परिवहन के साधन करते हैं। भारत के विस्तृत विस्तार, आर्थिक, सांस्कृतिक तथा सामाजिक बहुलता एवं विविधता, भाषाई, सांस्कृतिक तथा वैचारिक एवं भौगोलिक दूरी से राष्ट्रीय एकता के खंडित होने का खतरा लगातार बना रहता है। परिवहन के साधन वैचारिक व भौगोलिक दूरियों को सीमित करके राष्ट्रीय एकता को विकसित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। ये आप सभी लोग जानते हैं कि हमारा देश विविधताओं से भरा हुआ है। ना जाने कितनी जातियां इस देश में होंगी, ना जाने कितनी बोलियां बोली जाती होंगी, भाषाएं अलग अलग हैं, रंग रूप अलग अलग हैं, धर्म अलग हैं, जाति अलग हैं, बोली अलग हैं, सोचने के तरीके अलग हैं। 133 करोड़ लोग हैं हम। बहुत ज़्यादा खतरा रहता है कि ना जाने कब किसकी भावनाएं आहत हो जाएं और देश की एकता खंडित होने की स्थिति में आ जाए। लेकिन ऐसी स्थिति में ये परिवहन के साधन बड़ी भूमिका निभाते हैं। इलाहाबाद का निवासी जब गंगा का जल लेकर रामेश्वरम के लिए जाता है तो किस चीज़ से जाता है? पैदल नहीं जाता। जब वह जाता है और निश्चित समय में उसको पहुंचना होता है तो रेल मार्ग या सड़क मार्ग या वायु मार्ग से होकर वह पहुंचता है। और इस तरह से प्रयागराज संगम की जो सांस्कृतिक धरोहर है, जो सांस्कृतिक सद्भावना है, वह दक्षिण में रामेश्वरम तक पहुंचती है। रामेश्वरम की सद्भावना वापस साथ में आती है। जब हम बद्रीनाथ, केदारनाथ की सैर के लिए जाते हैं तो दक्षिण में विवेकानंद की शिला से चलने वाला व्यक्ति बद्रीनाथ के भी दर्शन करता है, गंगोत्री के भी मनोरम दृश्यों को देखता है। तो ये सारी चीज़ों को दिखाने के लिए, एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका कौन निभाता है? या तो रेलगाड़ी या हवाई जहाज़ या बसेस, या फिर अपनी खुद की कारों से आप चले जाओ। तो कहीं ना कहीं यह जो परिवहन के साधन हैं, ये केवल भारत की अर्थव्यवस्था को ही मजबूत नहीं कर रहे, बल्कि भाईचारे को भी मजबूत कर रहे हैं। अलग अलग रंग, रूप, वेशभूषा, जाति, धर्म, संप्रदाय, लिंग के लोगों को आपस में समन्वयित कर एक साथ ले जाने का काम भी ये परिवहन के साधन कर रहे हैं। परिवहन के साधन राष्ट्रीय प्रगति एवं समृद्धि के सूचक हैं। इनसे ही माल एवं यात्रियों की नियमित एवं विश्वसनीय तथा तीव्रगामी ढुलाई होती है। ढुलाई नहीं, ढुलाई मतलब एक जगह से लाना और ले जाना। परिवहन के साधन, जैसा कि अभी मैंने बताया, केवल राष्ट्रीय प्रगति और समृद्धि के सूचक तो हैं ही। इनसे माल मतलब गुड्स, थिंग्स, सामान, और यात्रियों की मतलब पैसेंजर्स की भी लाने ले जाने की जो कार्रवाई है, जो कार्य है, वह नियमित किया जाता है, विश्वसनीय तरीके से किया जाता है और स्पीड तरीके से किया जाता है, स्पीडली किया जाता है। परिवहन व संचार के द्रुतगामी मतलब तेज गति से चलने वाले सक्षम साधनों के द्वारा दुनिया बहुत छोटी हो गई है, मानो सारी दुनिया आपके हाथों में सिमट आई हो। किसी एक देश के बाजारों में हुए परिवर्तन का अन्य देशों के बाजारों पर प्रभाव दिखाई पड़ता है। दुनिया के लोगों में परस्पर निर्भरता को परिवहन के साधन सुलभ बना देते हैं। मतलब आज अगर हमने बैठे बैठे विचार बना लिया कि मुझे ब्रिटेन जाना है, तो ज़्यादा से ज़्यादा 12 या 13 घंटे के डिस्टेंस पर। मैंने अपना मन बना लिया मुझे न्यूयॉर्क जाना है, तो दिल्ली से मैक्सिमम 16 या 18 घंटे के डिस्टेंस पर। मतलब परिवहन और संचार के साधनों ने और उनकी स्पीड ने इस दुनिया को इतना छोटा कर दिया है कि सारे दुनिया एक गांव में तब्दील हो गए, और हम कहते भी हैं कि यह एक ग्लोबल विलेज हो गया है। चाहे हमें हमारी आवश्यकता की चीज़ को दुनिया के किसी भी कोने से बुलवाना हो, एक हफ्ते के अंदर उपस्थित हो जाती है। मतलब साफ है कि परिवहन और संचार के साधनों ने दुनिया को हमारी मुट्ठियों में सीमित कर दिया है। सवाल ही नहीं उठता, हमारे पास में जो मोबाइल है ना, इस मोबाइल से आप दुनिया के किसी भी कोने का हालचाल ही नहीं जान सकते, बल्कि किसी भी कोने से कोई चीज़ आपको पसंद आ जाए तो उसको अपने पास बुलवा सकते हैं। और यदि आपके पास कोई ऐसा प्रोडक्ट है जिसे आपको दुनिया के किसी भी कोने में भेजना है, तो आज परिवहन के माध्यमों से, संचार साधनों का उपयोग करके आप पहुंचा सकते हैं।
कुछ ही समय में। परिवहन के साधन प्राकृतिक आपदाओं जैसे अकाल, बाढ़, महामारी, अतिवृष्टि, अनावृष्टि आदि के समय में भी समाज की मदद करते हैं। बिल्कुल, अकाल पड़ जाए, ट्रकों में माल भर भर कर खाने की सामग्री इत्यादि सहायक सामग्रियाँ भेजी जाती हैं, कपड़े लत्ते भेज दिए जाते हैं। बाढ़ आ जाए तो ट्रकों में, बड़ी बड़ी मालवाहक ट्रेनों में जरूरी सामग्री, जीवन रक्षक सामग्रियों को रखकर भेजा जाता है। महामारी, अतिवृष्टि की स्थिति हो जाए तो दवाइयाँ भेजी जाती हैं। अभी हमने देखा कि कोविड-19 के दौर में हमारे देश में क्लोरोक्विन बहुत अधिक मात्रा में होती थी और हमको अमेरिका भेजना था। परिवहन के साधनों का उपयोग किया, हवाई जहाज़ का, वायु मार्ग से हमने बहुत बड़ी तादाद में, केवल अमेरिका नहीं बल्कि दुनिया के बहुत सारे देशों को हमारे देश ने क्लोरोक्विन दवाई की सप्लाई की इस कोविड-19 के दौर में। तो ये सारी चीज़ें समाज की मदद के लिए संभव हो पाता है परिवहन के साधनों से। इसी के अंतर्गत आज हम परिवहन के साधनों को चार्ट के रूप में समझने की कोशिश करते हैं कि परिवहन के साधन कितने प्रकार के हैं। पहला है स्थल परिवहन, दूसरा है जल परिवहन और तीसरा है वायु परिवहन। जल परिवहन को भी दो भागों में विभाजित किया गया है, पहला सड़क मार्ग और दूसरा रेल मार्ग। सड़क मार्ग को आज हम पढ़ने जा रहे हैं, इसको हम पढ़ेंगे, रेल मार्ग को हम अगले वीडियो में समझेंगे। जल परिवहन जो है यह है 3 भागों में विभाजित है। पहला है अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, दूसरा है आंतरिक जल परिवहन, इसके अंतर्गत नदियाँ, नहरें एवं झीलों में होने वाला परिवहन है, जबकि तीसरा है तटीय जल मार्ग। इसके बाद अंतिम परिवहन का साधन है वायु परिवहन, जो 2 भागों में विभक्त है। पहला है राष्ट्रीय वायु मार्ग और दूसरा है अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग। तो इस चार्ट को आप लोग बहुत अच्छे से समझ लीजिए कि परिवहन के साधन 3 हैं, स्थल परिवहन, जल परिवहन और वायु परिवहन। स्थल परिवहन 2, एक सड़क मार्ग, एक रेल मार्ग। जल परिवहन 3, अंतर्राष्ट्रीय जल मार्ग, आंतरिक जल परिवहन, तटीय जल मार्ग। और वायु परिवहन में राष्ट्रीय वायु मार्ग और अंतर्राष्ट्रीय वायु मार्ग। तो ये आपकी समझ में बहुत अच्छे से आ गया होगा ये चार्ट। अब इसी के अंतर्गत आज का जो मुख्य शीर्षक है स्थल परिवहन में सड़क मार्ग, इसको हम आरंभ करते हैं। चलिए, सड़क परिवहन। भारत में सड़क परिवहन अत्यंत प्राचीन है। मानव की सभ्यता के शुरुआत में जब मनुष्य अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर आने जाने लगा तो भूमि पर उसके आने जाने से निशान बन गए। कई बार एक ही मार्ग के प्रयोग किए जाने से ये निशान पगडंडी बन गए। ये पगडंडी या कालांतर में पक्के मार्गों में परिवर्तित की गई। इन्हीं पथों को सड़क कहा गया। होता क्या था कि प्राचीन काल में मनुष्य किसी प्लेन मैदान को, मान लो जैसा आपको ये स्क्रीन में दिखाई दे रहा है ये मैदान, इस प्लेन मैदान पे जहाँ अभी किसी भी तरह के पैरों के चलने के निशान आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन अगर उसके ज़रूरत की सामग्री इस मैदान के उस तरफ कहीं है मनुष्य की, तो उसने इस पर चलना आरंभ किया। और जब वह बार बार उस रास्ते पर जाता और वापस आता, तो उसके पैरों के निशान, पंजों के निशान उस पर बनते जाते और एक लंबी इस तरह की, ये आपको दिख रही इस तरह की चीज़ उसको दिखाई देती। इसको पैरों के निशान से बनी हुई ये जो रास्ता था ये कहलाया पगडंडी। ये पगडंडी आने वाले टाइम में जब पहियों की खोज हुई और तांगे चले तो इस तरह से तब्दील हो गए। सिंगल रास्ता जो था वह डबल में बन गया और बाद में इन्हीं को हमने पक्की सड़कों में तब्दील कर दिया, पक्का कर दिया। तो इन्हीं आने जाने के लिए प्रयोग में लाए जाने वाले वे रास्ते जो पथ के रूप में कार्य करने लगे, इन्हीं पथों को कहा जाता है सड़क। और इसी सड़क परिवहन को आज हम पढ़ेंगे। तो परिवहन के सभी साधनों में सड़क परिवहन ही एक ऐसा साधन है जो देश की अधिकांश जनसंख्या की पहुंच में है। मतलब सड़क परिवहन हमारे देश के मैक्सिमम लोगों के करीब है, हर व्यक्ति सड़क परिवहन की पहुंच में है। सड़क परिवहन मध्यम व छोटी दूरी के लिए महत्वपूर्ण है। यह रेल, जल तथा वायु परिवहन का भी पूरक है। सड़क परिवहन की सेवाएं बहुमुखी, सस्ती एवं घर के दरवाजे तक सुलभ होती हैं। हमने कॉल किया, ओला बुक की, ऑन द डोर, दरवाजे के सामने खड़ी हो गई। हमारी अपनी कार को लाना है, दरवाजे के सामने तक आ गई। कई बार तो हमारा घर
मेन रोड पे होता है तो बसें हमारे घर के सामने से निकलती हैं। तो इस तरह से ये चित्र जो आपको बता रहा है कि भारत का प्रत्येक घर लगभग सड़क परिवहन की पहुंच में है। हर घर के समक्ष सड़क परिवहन सुलभ है। सड़क परिवहन से ही खेतों को बाज़ारों से, फैक्ट्रियों से और उपभोक्ताओं से जोड़ना संभव होता है। सड़क परिवहन ही वह साधन है जिससे सवारी व माल को इच्छित स्थान पर चढ़ाया व उतारा जा सकता है। इस चित्र से आप लोगों को चीज़ें समझ में आ गई होंगी कि सड़क परिवहन, ये आप सड़क देख रहे हैं और ये आप खेत देख रहे हैं। खेत से जो सड़क जुड़ी हुई है, इस सड़क के माध्यम से हम खेतों को बाज़ारों से और फैक्ट्रियों से जोड़ पा रहे हैं। ये मार्केट का रास्ता है, बाज़ार का सुपरमार्केट जाता है और ये फैक्ट्री जाता है। यहाँ से खेतों का माल या तो फैक्ट्री भेज दिया जाता है या सीधे बाज़ार में सब्जी के लिए भेजा जा सकता है। साथ ही साथ सड़कों पर सवारियों को चढ़ाने और उतारने का कार्य भी किया जाता है। न केवल सवारी बल्कि माल मतलब गुड्स और सामान को भी एक स्थान से दूसरे स्थान तक ले जाया जाता है, जैसे खेतों की फसलें इत्यादि। सड़क परिवहन द्वारा ही शिक्षा, विचार, कौशल व ज्ञान को देश के भीतरी भागों एवं गांव-गांव तक पहुंचाया जा सकता है। सड़क परिवहन संकट के समय, युद्धकाल तथा महामारी आदि स्थितियों में देश के आंतरिक भागों तक पहुंचने में मदद करते हैं। सड़क परिवहन से न केवल विचार, कौशल, शिक्षा, ज्ञान अखबारों के माध्यम से, बुक्स के माध्यम से, साहित्य के माध्यम से और टीवी इत्यादि के माध्यम से न केवल गांव-गांव तक पहुंचाया जाता है, बल्कि सड़क परिवहन संकट के समय भी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। युद्ध का काल हो तो सड़क परिवहन से तोप गाड़ियाँ ले जाई जा सकती हैं। युद्ध काल में रसद की पूर्ति की जा सकती है। महामारी काल में दवाइयों की आपूर्ति की जाती है। कहीं बाढ़ आ जाए, कहीं भूकंप आ जाए तो तत्काल सहायता उपलब्ध कराने के लिए सड़क परिवहन सबसे तेज और विश्वसनीय साधन के रूप में सामने आता है। कितना ही रिमोट रूरल एरिया क्यों ना हो, सड़क परिवहन के माध्यम से पहुंचा जा सकता है। ये तो आप लोगों ने जान लिया सड़क परिवहन को। अब हम बात करते हैं कि मजबूती एवं बनावट की दृष्टि से भारत में सड़कों के प्रकार। बात सड़क की हो रही है तो सड़कों के प्रकार दो हैं। एक है कच्ची सड़क, जैसा कि आपको यहाँ दिख रहा है, और एक है पक्की सड़क। कच्ची सड़कें वर्षा ऋतु में बेकार हो जाती हैं, जबकि पक्की सड़कें प्रत्येक मौसम में यातायात के लिए सुलभ होती हैं, सहज होती हैं। इस पर ज़्यादा बात करने की हमको ज़रूरत ही नहीं है कि कच्ची और पक्की सड़क में क्या अंतर है। कच्ची सड़क वे सड़कें होती हैं जो खराब मौसम में, वर्षा इत्यादि में बेकार हो जाती हैं, जबकि पक्की सड़कों पर प्रत्येक मौसम में यातायात जारी रहता है, चलता रहता है। अब बात करते हैं कि प्रबंधन की दृष्टि से भारत में सड़कें कितने प्रकार की होती हैं। मजबूती और बनावट की दृष्टि से कितने प्रकार की हो गई? 2 प्रकार की। लेकिन प्रबंधन एवं महत्व की दृष्टि से भारत में सड़कें 3 प्रकार की हैं। पहला है राष्ट्रीय राजमार्ग, दूसरा है प्रादेशिक राजमार्ग और तीसरा है जिला एवं ग्रामीण सड़कें। तो चलिए सबसे पहले हम बात कर लेते हैं राष्ट्रीय राजमार्ग की। यह वे राजमार्ग हैं जिनका रखरखाव केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है, जिनका निर्माण भी केंद्र सरकार के द्वारा किया जाता है और केंद्र सरकार यह काम केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के द्वारा कराती है। ठीक है ना। CPWD डिपार्टमेंट जो है वह है राष्ट्रीय राजमार्गों का निर्माण करती है और उनका मेंटेनेंस करती है। यदि आपको प्रश्न आता है कि राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण एवं रखरखाव किसके हिस्से में है, तो आएगा सेंट्रल गवर्नमेंट के हिस्से में है और सेंट्रल गवर्नमेंट यह काम CPWD के माध्यम से, केंद्रीय लोक निर्माण विभाग के माध्यम से कराती है। ये पक्की सड़कें देश के राज्यों की राजधानियों को, बड़े औद्योगिक केंद्रों को, व्यापारिक नगरों को और प्रमुख बंदरगाहों तथा पड़ोसी देशों की सड़कों से मिलती हैं। मतलब ये जो पक्की सड़कें हैं जो आपने इसके पहले यहाँ पर देखा, ये जो काले रंग से ये चलता हुआ दिख रहा है आपको, ये है स्वर्णिम चतुष्पथ। ठीक है ना। ये स्वर्णिम चतुष्पथ गोल्डन क्वाड्रिक जो है, यह है देश के 4 महानगरों दिल्ली, कोलकाता, चेन्नई और मुंबई को एक दूसरे से मिलाता है। ठीक है ना। इसके अलावा राष्ट्रीय राजमार्ग पूरे देश के जितने भी राज्य हैं, कुल कितने राज्य हैं? 28 राज्य हैं और केंद्र शासित प्रदेश भी हैं। इन
राज्यों की राजधानियों को, बड़े औद्योगिक नगरों को, बड़े व्यापारिक नगरों को, प्रमुख बंदरगाहों को और तो और पड़ोसी देश जैसे नेपाल, तिब्बत, भूटान, बांग्लादेश, पाकिस्तान, म्यांमार को भी सड़क मार्ग से जोड़ने का कार्य करती हैं। कौन? राष्ट्रीय राजमार्ग। समझ में आ गया आपको? अब बात करते हैं राष्ट्रीय राजमार्गों की स्थिति की। तो भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो कुल लंबाई है वह है 58,112 किलोमीटर। कितनी है? 58,112 किलोमीटर। मतलब भारतीय सड़कों की कुल लंबाई, उसमें राष्ट्रीय राजमार्गों का योगदान 2% है। मतलब यदि पूरे भारत में 100 किलोमीटर की सड़कें हैं तो उसमें राष्ट्रीय राजमार्ग केवल 2 किलोमीटर हैं। लेकिन सड़क परिवहन का 45% परिवहन इन्हीं राष्ट्रीय राजमार्गों पर होता है। मतलब आप सोचिए कि 100 किलोमीटर पे केवल 2 किलोमीटर निर्माण इनका हुआ है, लेकिन पूरे देश का 45% ट्रैफिक जो है वह राष्ट्रीय राजमार्ग पर है और 98% जो सड़कें हैं उन पर कुल ट्रैफिक कितना है? 55%। तो कुल परिवहन कितना है? 55%। मतलब राष्ट्रीय राजमार्ग कम लंबाई के होकर भी देश में परिवहन सर्वाधिक करते हैं। शेष सड़क मार्ग जो है अधिक मात्रा में अधिक लंबाई के हैं, लेकिन वहां पर परिवहन कम होता है तुलनात्मक रूप से। समझ में आ गया ना? भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई 58,112 किलोमीटर है। अब आप सोच ही लीजिए कि राष्ट्रीय राजमार्गों के ऊपर कितना लोड होगा। देश में आर्थिक विकास को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना 1999 में तैयार की गई थी, जिसके अनुसार सन 2007 तक करीब 14,000 किलोमीटर 4 लेन और 6 लेन वाले राष्ट्रीय राजमार्ग बनाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था। मतलब 1999 सन 1999 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की स्थापना की गई। परीक्षा में आ सकता है ये कि राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की स्थापना कब की गई, तो उसके लिए सन लिखना पड़ेगा कि सन 1999 में की गई। यदि ये आ सकता है कि भारत में राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए किस परियोजना की स्थापना की गई, तो भी आपको उत्तर बनना चाहिए कि राष्ट्रीय राजमार्गों के विकास के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग विकास परियोजना की स्थापना सन 1999 में की गई और उसने अपना एक लक्ष्य निर्धारित किया था कि हम सन 2007 तक 14,000 किलोमीटर की लंबाई वाले 4 लेन नेशनल हाईवे और 6 लेन नेशनल हाईवे का निर्माण कर लेंगे। देश के प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग आपके सामने दिख रहे हैं। राष्ट्रीय राजमार्गों को उनके नंबर से जाना जाता है। 1 नंबर राष्ट्रीय राजमार्ग अमृतसर, अंबाला, जालंधर और दिल्ली तक जाता है, ये 456 किलोमीटर। दूसरा 1A है जालंधर से उरी तक, 1B बाटोट से किश्तवाड़। 2 नंबर का नेशनल हाईवे 2NH जो है वह दिल्ली से कलकत्ता तक जाता है वाया मथुरा, कानपुर, इलाहाबाद, बनारस होते हुए। 3 नंबर का नेशनल हाईवे आगरा से मुंबई के बीच। 4 नंबर का ठाणे से चेन्नई के बीच। 4A बेलगांव से पणजी। 5 नंबर नेशनल हाईवे बहरगोड़ा से चेन्नई तक। यह लंबाई में 1,533 किलोमीटर है। जबकि नेशनल हाईवे 5A हरिदासपुर से पारादीप, उड़ीसा तक 77 किलोमीटर लंबाई का मात्र है। तो इस तरह से प्रमुख राष्ट्रीय राजमार्ग आप लोगों ने यहाँ पर देख लिए। कभी एग्जाम में हो सकता है आ जाए कि नंबर 1 1NH नेशनल हाईवे कहाँ से कहाँ तक है। हो सकता है आपकी 10th के एग्ज़ाम में ना आए, लेकिन इस तरह के प्रश्न अक्सर कर PSC, UPSC और बड़े प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछ लिए जाते हैं। 1 से 5 तक के जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं 1NH, 2NH, 3NH, 4NH और 5NH, तो कम से कम हमको पता होना ही चाहिए। बात हो रही है सड़क परिवहन की। सड़क परिवहन में हमने प्रबंधन की दृष्टि से सड़क परिवहन को 3 भागों में रखा है और वह है राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 1 पर, नंबर 2 पर प्रादेशिक राजमार्ग और नंबर 3 पर अन्य आते हैं। सबसे पहले हम बात कर रहे हैं राष्ट्रीय राजमार्गों के बारे में। राष्ट्रीय राजमार्गों की लंबाई आपको बताई 58,112 किलोमीटर, लेकिन इस 98,112 किलोमीटर में देश का सबसे ज़्यादा परिवहन 45% होता है, जबकि अगर हम योगदान देखें तो केवल 2% है। मतलब यदि हम ये मान लें कि सारे देश की सड़क
की लंबाई 100 किलोमीटर है तो राष्ट्रीय राजमार्ग केवल 2 किलोमीटर लंबा है, और इस 2 किलोमीटर वाले छोटे से हिस्से में पूरे देश के परिवहन का 45% परिवहन का आना जाना होता है। 45% परिवहन इस 2% नेशनल हाईवे पर होता है। चलिए अब हम बात करते हैं प्रादेशिक राजमार्ग की। नंबर 2 पर है प्रादेशिक राजमार्ग। राष्ट्रीय राजमार्गों की मरम्मत, निर्माण, देखरेख का कार्य कौन करता है? केंद्र शासन। केंद्र शासन भी किसके माध्यम से कराता है? केंद्रीय लोक निर्माण विभाग मतलब CPWD। जबकि इन सड़कों की देखभाल का काम कौन करती हैं? देश की राज्य सरकारें या केंद्र शासित प्रदेश। सड़कें प्रदेश के जिला मुख्यालयों को प्रदेश की राजधानी से जोड़ती हैं। इनकी कुल लंबाई 99,000 किलोमीटर है। जैसा कि आप यहाँ देख रहे हैं, मध्य प्रदेश की राजधानी कहाँ है? भोपाल। और मध्य प्रदेश के ज़िले कितने हैं? 52। इन 52 ज़िलों को जोड़ने वाली सड़कें प्रदेश के मुख्यालय से, प्रदेश का मुख्यालय मतलब प्रदेश की राजधानी, जिला मुख्यालय मतलब 52 जिलों के मुख्यालयों से भोपाल को जोड़ने वाली सड़कें प्रादेशिक राजमार्ग, स्टेट हाईवे कहलाते हैं। पूरे देश में इस तरह के स्टेट हाईवे की लंबाई 99,000 मतलब लगभग 1 लाख किलोमीटर है। अब बात करते हैं हम जिला एवं ग्रामीण सड़कें। तीसरी, ये कच्ची और पक्की सड़कें परस्पर गांव को आपस में पास की मुख्य सड़कों एवं जिला मुख्यालयों से जोड़ती हैं। इन सड़कों का निर्माण व रखरखाव राज्य शासन व केंद्र शासित प्रदेश के निर्देशन में जिला परिषदें करती हैं। कस्बा व गांवों में परिवहन की सुविधा प्रदान करना इन सड़कों का मुख्य उद्देश्य है। भारत में इस तरह की सड़कों की लंबाई 8 लाख किलोमीटर है। मतलब कच्ची सड़कें जो एक गांव को दूसरे गांव से आपस में जोड़ती हैं, जबकि पक्की सड़कें गांव को मुख्य सड़क से जोड़ती है। जैसे हम देखते हैं यहाँ पर ये बच्चे खड़े हुए हैं गांव के, ये मुख्य सड़क है। यहाँ से ये जो जॉइंट दिख रहा है आपको, ये जॉइंट गांव से आया हुआ है और ये मेन रोड है, मुख्य सड़क। ये मेन रोड पर ये जो है गांव की सड़क मुख्य सड़क से आकर जुड़ गई है। और अंदर जो गांव है, यहाँ पर पीछे जो गांव है इस एरिया में, ये गांव भी आपस में कच्ची सड़कों से एक दूसरे से लिंक है। इन सड़कों के निर्माण का काम जिला परिषदें करती हैं स्टेट गवर्नमेंट्स की मदद से। इनकी कुल लंबाई भारत में लगभग 8 लाख किलोमीटर है। भारत में सड़कों का निर्माण आज या कल से नहीं हो रहा है। ऐसा नहीं है कि 1947 में देश आज़ाद हुआ जब इसे हो रहा है। भारत में सड़कों के निर्माण का कार्य मोहनजोदड़ो और हड़प्पा के काल से होता चला आ रहा है। लेकिन यहाँ पर बात हो रही है कि भारत में सड़कों का निर्माण प्राचीन काल से होता रहा है। मुस्लिम शासकों ने भी सड़क निर्माण की ओर विशेष ध्यान दिया था। एक शूरी करके राजा था, शेरशाह सूरी, मुग़ल काल में इसने हुमायूं को हटा करके और कुछ समय के लिए राज किया था। इसने कोलकाता से पेशावर तक ग्रैंड ट्रंक रोड का निर्माण कराया था, एक राजमार्ग का निर्माण कराया था जिसको ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। मतलब ये था यहाँ पर ये कोलकाता, और कोलकाता से दिल्ली, लाहौर होते हुए पेशावर जो है ये पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान की सीमा पर स्थित एक शहर है। वहाँ तक इसका निर्माण शेरशाह सूरी ने कराया था। और इस राजमार्ग को आज हम GT रोड या ग्रैंड ट्रंक रोड के नाम से जानते हैं। 31 मार्च 1997 तक भारत में सड़कों की लंबाई बढ़कर 24,65,877 किलोमीटर हो गई थी, जिसमें पक्की सड़कों की लंबाई 13.94 लाख किलोमीटर और कच्ची सड़कों की लंबाई 10.71 लाख किलोमीटर के लगभग थी। भारत में सड़कों का विकास क्षेत्रीय आवश्यकता तथा सड़क निर्माण की सुविधा के अनुसार हुआ है। देश की लगभग 50% सड़कें जो हैं वह प्रायद्वीपीय भारत में स्थित हैं। ये यहाँ पर ब्लिंक करते हुए आपको जंप करते हुए दिख रहा है, यह प्रायद्वीपीय भारत। मतलब ये पूरा हिस्सा जो आपको ये दिख रहा है, ये घुमाओ, ये पूरा तब ब्लैक ब्लिंक करते हुए दिख रहा है, जंप करते हुए, ये प्रायद्वीपीय पठार है। इसी प्रायद्वीपीय पठार में सारे देश में जितनी सड़कें बनी हैं, मान लो 100 किलोमीटर सड़क सारे देश में बनी है, तो 50 किलोमीटर सड़क इसी प्रायद्वीपीय पठार पर निर्मित है। अच्छा, सड़कों का निर्माण जो है ऐसा नहीं है कि किसी भी तरीके से कर लिया हो। सड़कों का निर्माण क्षेत्रीय आवश्यकता के आधार पर, मतलब जहाँ पर ज़्यादा ज़रूरत है वहाँ पर प्राथमिकता के आधार पर पहले सड़क निर्माण किया गया। साथ ही इस बात का ध्यान दिया गया
कि वहाँ पर सड़क के निर्माण करने के लिए अगर सामग्री उपलब्ध है या नहीं। क्योंकि यदि मेरे शहर में निर्माण करना है सड़क का और उस सड़क निर्माण की सामग्री यदि शहर से 200 किलोमीटर दूर से बुलवाई जाएगी तो शायद सड़क निर्माण संभव नहीं होगा, बहुत कठिन होगा, कम सड़क बनेगी। लेकिन जहाँ पर सड़क निर्माण की सामग्री सड़क निर्माण क्षेत्र के करीब हो, आसपास 100 मीटर 200 मीटर ज़्यादा से ज़्यादा 1 किलोमीटर के डिस्टेंस पे, वहाँ पर सड़क निर्माण बहुत जल्दी होगा, सुविधानुसार होगा और ज़्यादा हो जाएगा। इसीलिए प्रायद्वीपीय पठार जो है वह इस मामले में मुफीद है। वहाँ पर सड़क निर्माण सामग्री की उपलब्धता भी पर्याप्त है और प्रायद्वीपीय पठार में खनिज उपलब्धता अधिक है, औद्योगिक क्षेत्र अधिक है। इस आवश्यकता को देखते हुए भी यहाँ पर सड़क निर्माण, सड़कों का सर्वाधिक घनत्व केरल, तमिलनाडु, उड़ीसा और गोवा में है। दक्षिण भारत में सड़कों के निर्माण की स्थिति उत्तर भारत की तुलना में अधिक है। मैंने जैसा कि बताया इसका एकमात्र कारण है उत्तर भारत का जो धरातल है वह उतना कठोर नहीं है, जबकि दक्षिण भारत धरातल कठोर भी है और वहाँ पर सड़क निर्माण सामग्री सहजता से सुलभ है, उपलब्ध है। ठीक है ना। तो सर्वाधिक घनत्व किन किन राज्यों में है? केरल में, तमिलनाडु में, उड़ीसा में और गोवा में। आगे हम देखते हैं गोवा में पक्की सड़कों का घनत्व सबसे अधिक 153 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। मतलब गोवा में 100 वर्ग किलोमीटर के क्षेत्रफल में 153 किलोमीटर सड़क बनी हुई है। अन्य राज्यों में ऐसी स्थिति नहीं है। इसके बाद में केरल और तमिलनाडु, इसके साथ साथ पंजाब, ये 3 राज्य और हैं। गोवा के अलावा तमिलनाडु, केरल और पंजाब में भी सड़कों का घनत्व अधिक है। हमने ऊपर देखा, यहाँ पर क्या देखा, यहाँ पर कि सर्वाधिक घनत्व इन 4 राज्यों में है, गोवा, उड़ीसा, तमिलनाडु और केरल। जबकि पक्की सड़कों के घनत्व की अगर बात होती है तो पक्की सड़कों का घनत्व कहाँ है? गोवा, केरल, पंजाब और तमिलनाडु में। ये चीज़ समझ में आ गई ना। सड़कों के घनत्व की बात होती है तो वो 4 राज्य हैं और पक्की सड़कों का सर्वाधिक घनत्व गोवा में है। गोवा के अलावा केरल, तमिलनाडु और पंजाब में भी है। क्लियर? कोई कन्फ्यूज़न नहीं होना चाहिए आपको। तो 3 राज्य तो यही हैं, गोवा, केरल और तमिलनाडु, जहाँ पर किसी भी तरह की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। लेकिन उड़ीसा और पंजाब की बात करें हम तो उड़ीसा में कच्ची और पक्की सड़कें दोनों मिलाकर घनत्व सर्वाधिक है, जबकि पंजाब में केवल पक्की सड़कों का घनत्व सर्वाधिक है। अब हम आगे बढ़ते हैं तो देखते हैं कि पक्की सड़कों की लंबाई में महाराष्ट्र प्रथम स्थान पर, उत्तर प्रदेश द्वितीय स्थान पर और तमिलनाडु तृतीय क्रम पर स्थित है। पक्की सड़कों की अब घनत्व की बात नहीं हो रही, अब किसकी बात हो रही है? लंबाई की। लंबाई में तीसरी पोजीशन पर तमिलनाडु, दूसरे पे उत्तर प्रदेश और पहले पर है महाराष्ट्र। इसी तरह केंद्र शासित प्रदेशों की अगर बात करें तो केंद्र शासित प्रदेशों में सबसे ज़्यादा लंबाई दिल्ली, पुडुचेरी और चंडीगढ़ में है। क्लियर? केंद्र शासित प्रदेश जो केंद्र के अधीन है वो दिल्ली, चंडीगढ़ और पुडुचेरी में है। जबकि स्टेट्स की बात करें तो नंबर 1 महाराष्ट्र, नंबर 2 यूपी एंड नंबर 3 तमिलनाडु है। भारत के सिक्किम, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर, अरुणाचल प्रदेश एवं दमन दीव तथा लक्षद्वीप में सड़कों का विस्तार पर्वतीय एवं सघन वनों के कारण बहुत कम है। इन क्षेत्रों में पर्वतीय श्रृंखलाएं बहुत अधिक हैं, इसलिए यहाँ पर सड़क का निर्माण कम हो पाया है। लक्षद्वीप हो, दमन द्वीप हो या ये 7 सिस्टर्स स्टेट हों, यहाँ पर पर्वतीय एवं सघन वनों का विस्तार बहुत अधिक है, इसलिए सड़कों का विस्तार कम हो पाया है। अब बात करते हैं प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की। तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना जो है ग्रामीण क्षेत्रों में सड़कों के विकास के लिए की जा रही है। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य 500 तक की आबादी वाले क्षेत्र को 12 मासी सड़कों से जोड़ना है। जैसे एक गांव है पीपर पानी जिसकी जनसंख्या 500 है, इस गांव को प्रधानमंत्री सड़क के माध्यम से एक 12 मासी सड़क जो गुजरती है उससे जोड़ना प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का उद्देश्य है। उत्तर एवं उत्तर पूर्वी सीमावर्ती क्षेत्र में सामरिक महत्व की सड़कों के विकास हेतु सन 1960 की मई में सीमा सड़क विकास बोर्ड का गठन किया गया था। इस बोर्ड के माध्यम से हिमाचल प्रदेश के मनाली से
जम्मू क्षेत्र के लद्दाख के लेह तक संसार की सबसे ऊंची सड़क बनाई गई, जिसकी औसत ऊंचाई 4270 मीटर है। अपने गठन से लेकर आज तक इस संगठन ने 31,061 किलोमीटर लंबी सड़क बना चुका है, 70 किलोमीटर सड़कों को पक्का बनाया है, जबकि 19,544 मीटर लंबे स्थायी पुलों का निर्माण पूर्ण किया है। तो इस तरह से आप लोगों ने सड़क परिवहन को देखा, समझा और पढ़ा। हमने देखा कि सड़क परिवहन को दो टाइप से वर्गीकृत किया गया है। पहला, मजबूती और बनावट की दृष्टि से दो प्रकार, कच्ची और पक्की सड़कों में। कच्ची सड़कें बारिश में खराब मौसम में उपलब्ध नहीं होती हैं यातायात के लिए, परिवहन के लिए। पक्की सड़कें 12मासी सड़कें हैं। फिर इसके बाद प्रबंधन की दृष्टि से सड़कें 3 प्रकार से विभाजित की गई: राष्ट्रीय राजमार्ग, प्रादेशिक राजमार्ग और जिला एवं ग्रामीण सड़कें। राष्ट्रीय राजमार्ग केंद्र शासन के अधीन CPWD बनाता है। प्रादेशिक राजमार्ग राज्य सरकारों के अधीन उनका जो स्टेट PWD विभाग है वो तैयार करता है, जबकि जिला एवं ग्रामीण सड़कें प्रदेश सरकार एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मार्गदर्शन में जिला परिषदों द्वारा किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग भारत का व्यस्ततम सड़क मार्ग होता है। पूरे परिवहन का 45% परिवहन इन्हीं राष्ट्रीय राजमार्गों पर होता है। राष्ट्रीय राजमार्ग के अलावा एक सीमा सड़क बोर्ड का गठन भी किया गया है, जिसने संसार की सबसे ऊंची सड़क हिमाचल प्रदेश के मनाली से लद्दाख के लेह तक बनाई है, और इसमें कई सुरंगें हैं, कई घाटियां भी हैं। तो इस तरह से आप लोगों ने परिवहन, संचार एवं विदेशी व्यापार के अंतर्गत यह पहला वीडियो जिसमें आपने सड़क मार्ग को देखा, समझा और सुना। चलिए, इस वीडियो पर आधारित, इस कंटेंट पर आधारित 4-5 प्रश्न हैं, उनको नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न, परिवहन शब्द का अर्थ स्पष्ट कीजिए। दूसरा प्रश्न, परिवहन के साधनों का चार्ट बनाइए। तीसरा प्रश्न, प्रबंधन एवं महत्व की दृष्टि से भारत में सड़कों के कितने प्रकार हैं। चौथा, ग्रांड ट्रंक रोड किसने बनवाई। पांचवा, सीमा सड़क विकास बोर्ड पर टिप्पणी लिखिए। ये 5 प्रश्न हल करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। महत्वपूर्ण बात है ये कंटेंट आपको समझ में आया या नहीं। यदि समझ में नहीं आया है ना, तो भूगोल विषय की, मतलब सामाजिक विज्ञान विषय की अपनी किताब को अपने साथ रखिए और क्लासेस बाय मनीष सर के इस वीडियो को रिपीट करके बार बार देखिए। ये मेरा दावा है कि आपको एक बार में सारे कंटेंट समझ में आ जाएंगे। कोई बहुत बड़ी विषय वस्तु नहीं है। सड़क मार्ग की बात हो रही है, सड़क परिवहन की बात हो रही है। हमने बात की कच्ची और पक्की सड़कों की, फिर हमने बात की राजमार्गों की, और कुछ आंकड़े देखे हमने। 2 बातें महत्वपूर्ण थी। एक 1999 में राष्ट्रीय राजमार्ग विकास प्राधिकरण की स्थापना, विकास परियोजना की स्थापना की बात हुई, और सीमा सड़क विकास बोर्ड की बात हुई। बाकी जो राष्ट्रीय राजमार्ग हैं वो राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली को प्रादेशिक राजधानियों से लिंकअप करते हैं, बंदरगाहों से लिंक करते हैं, पड़ोसी देशों से लिंकअप करते हैं। प्रादेशिक राजमार्ग हैं वह जिला मुख्यालयों को, उस प्रदेश के जिला मुख्यालयों को प्रदेश की राजधानी से जोड़ते हैं। जिला एवं ग्रामीण सड़कें जो हैं वे ग्रामीण सड़कें जो कच्ची होती हैं वह आपस में गाँवों को जोड़ती हैं। अब तो पक्की सड़कें भी हो गई हैं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क है उनमें से एक। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क 12 महीने चलने वाली नज़दीकी सड़क से जोड़ने वाली पक्की सड़क है, जो 500 से अधिक आबादी वाले सभी गाँवों को जोड़ने का काम करती है। तो ये सारी बातें आप लोगों ने समझ ली। अगले वीडियो में सड़क परिवहन के अंतर्गत इसका दूसरा भाग है रेल परिवहन यानी रेल मार्ग, उसको हम समझेंगे। उसको पढ़ें उसके पहले एक चीज़ बता दूं मैं कि रेल का अर्थ क्या होता है, आप थोड़ा पता कीजिएगा। आपको अभी तक यही लगता होगा कि रेल का मतलब होता है वो बड़ी बड़ी डब्बे जिनमें जाकर हम बैठ जाते हैं। नहीं, रेल का अर्थ वह नहीं होता। जो भी होता है मैं उसको अगले वीडियो में बताऊंगा, तब तक आप भी उसे सर्च करने की कोशिश कीजिए। तो चलिए आप लोग देखते रहिए क्लासेस बाय मनीष सर, और मुझे इजाज़त दीजिए। जय हिंद।